नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दर्द का खौफनाक मंजर, तड़प तड़प कर मौत और लाशों का अंबार। जी, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां मृत्युलोक वाला सत्संग बन गया भोले बाबा का सत्संग, जिसके दौरान 121 लोगों की मौत हो गई। देश के 4 राज्यों से आए थे करीब 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना कष्ट दूर करने के लिए, रोग हरने के लिए हाथरस के फुलरई गांव में सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा नारायण हरि उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के दरबार में इकट्ठा हुए थे। भयंकर गर्मी के बीच लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, बाबा के पैरों की मिट्टी लेना चाहते थे और इसी चक्कर में भगदड़ मच गई। ऐसी भगदड़ जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मरने वालों में 114 महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि 80,000 लोगों के जमा होने की बात कही गई थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से भीड़ पर नियंत्रण नहीं रख पाया गया। लेकिन क्या 2.5 लाख लोग अचानक पहुंच गए हाथरस? जब भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे तो प्रशासन को पता नहीं चला क्या? सवाल स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों को लेकर भी है। आखिर मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी क्यों पड़ गई? अस्पतालों में मरीजों के इलाज की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्यों उन्हें इलाज के लिए तड़पना पड़ा? जिन भोले बाबा के सत्संग में इतनी मौतें हुई, आप जानते हैं उनका नाम एफआईआर में है ही नहीं। उनके खिलाफ एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। आखिर क्यों? आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस हादसे पर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है वो देख लीजिए आप। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी? जो सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है। सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए। देखिए, ये मुझे लगता है कहीं कर्मचारी थे, अपनी नौकरी से हट गए या हटा दिए गए। उसके बाद तब से ये अपने को पहुंचे हुए संत के रूप में, परमात्मा से साक्षात किए हुए संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और खासकर जो दबा कुचला शोषित गांव का व्यक्ति है वो इनसे प्रभावित है। जो भी इसमें संलग्न पाए जाएं, उनकी सजा होनी चाहिए और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने से पहले विचार विमर्श होना। योगी जी क्या रिपोर्ट मांगेंगे कि सस्पेंड करना चाहिए? जो लोग हैं सबको दंडित करना चाहिए। सबसे पहले उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वहाँ बहुत भयावह मंजर था। आपको लगता है एफआईआर में होना चाहिए था नाम बाबा का? ऐसा ही देखिए, आयोजक का नाम आपने उड़ा दिया, तो आप मुझे बताइए ना क्यों उड़ा दिया आपने नाम? आयोजक तो है ही ना वो। जी, जिन्होंने वहाँ आयोजन किया है, तो जिन्होंने आयोजन किया वो तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। दुखद है, बहुत ही दुखद है। ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले उनको सहायता होनी चाहिए घायलों को, और जिनके मृतक परिवार के लोगों को सत्वाना होनी चाहिए। तो प्रशासन भी जिम्मेदार, आयोजनकर्ता भी जिम्मेदार। मेरी मांग है कम से कम 50-50 लाख रुपए दिया जाए। हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में एक जांच हो जाए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, या जो कार्यक्रम में थे, जिनके कहने पे कार्यक्रम हो रहा था, जिनकी उपस्थिति में हो रहा था, उनका नाम एफआईआर पे अगर नहीं है तो जांच तो करनी चाहिए। भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो इसमें कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की
ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। इसी पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू। मैं आपको परिचय कराती हूँ खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शिवम त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी, एसबी-एसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर जी और हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के अरविंद जैन साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शिवम त्यागी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और इस सवाल के साथ कि सियासी बयानबाजी पर मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। ये देखकर आपको हैरानी हो रही है ज्यादा, आपको अफसोस हो रहा है ज्यादा, या आपको गुस्सा आ रहा है ज्यादा? शिवम त्यागी। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात को जो है पूछा भी गया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी इस क्षेत्र के लिए, उन लोगों के नाम एफआईआर करके चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है और इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। पहली जो प्राथमिकता है और पहली जो एफआईआर का क्राइटेरिया वो वही है कि जिन लोगों ने उस आयोजन को करने के लिए परमिशन मांगी थी, उन लोगों के नाम हमने एफआईआर करके उनको बुलाना, उनको इन्वेस्टिगेट करना और उसके हिसाब से ही आगे जांच को बढ़ाने के लिए। वो मुख्य सेवादार मधुकर की बात कर रहे हैं आप? वो जितने भी लोग उसमें एफआईआर में संलग्न हैं उन सभी की बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने वो तो सब बाबा से ही जुड़े हुए लोग हैं ना? बिल्कुल बाबा से जुड़े हुए लोग हैं। तो फिर बाबा तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं क्योंकि आज सुबह 5 बजे से हाथरस में मौजूद थी और मैं वहां पर दर्द देख रही थी, लोगों की नाराजगी में देख रही थी और वहां के जो आम स्थानीय लोग हैं वो बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे जब मैंने वहां खड़े होकर ये ब्रेकिंग न्यूज दी कि साहब एफआईआर के अंदर मुख्य सेवादार जो है उसका नाम तो है लेकिन भोले बाबा का नाम नहीं है। वहां लोग पलटकर मुझसे कह रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है? 121 जिंदगियां इतनी सस्ती हैं क्या? किसने कहा इतनी सस्ती है? और अगर आपको गुस्सा निकालना है, पहले आप गुस्सा निकाल लीजिए, कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निकाल लीजिए गुस्सा। अगर आपको उस निकालने से थोड़ी शांति मिलती है, मैं कहता हूं ठीक है, स्वागत है आपका। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने वहां पर कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी वो सारे लोगों का नाम वहां पर उस एफआईआर में है और उस एफआईआर का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो बाबा सूरजपाल हो चाहे उसके आसपास हो। हमने ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। हमें किसी से नहीं वो है, एफआईआर में नाम आ जाए या कल आए उससे कोई किसी का कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन विषय साफ है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जिन लोगों के नाम है आयोजक, आप जो कह रहे हैं कि साहब जिन्होंने परमिशन ली वो लोग आसमान से नहीं टपके ना, मतलब दुनिया जान रही है कि वो लोग कौन हैं। मैंने कहा आसमान से टपके? वही बाबा से जुड़े हुए सरकार ने कहा आसमान से टपके, किसने कहा आसमान से टपके? लेकिन बावजूद इसके बाबा का नाम नहीं, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है। हाँ। पहली प्राथमिकता यही है कि जिन्होंने आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी उन लोगों को बुलाया जाए, जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से। लेकिन एफआईआर का दायरा बढ़ेगा और एफआईआर में कोई भी हो, चाहे वो बाबा सूरजपाल हो चाहे कोई भी व्यक्ति, उससे कोई बचकर नहीं जा सकता। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि किस तरीके से यहाँ पे नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है। और अच्छा लगता मुझे कि अगर इस टॉपिक पर मुझे डिबेट ही नहीं करनी पड़ती और ये नियम कायदे कानून जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है उसी तरीके से कल वहां पर पालन भी कर लिया जाता। जहां इजाजत 80,000 लोगों के पहुंचने की ली गई थी लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए और जहां वो जो स्थल था जहां पर वो सत्संग चल रहा था उसके सामने बाकायदा 4 लेन चौड़ी जीटी रोड चलती है, वो पूरी की पूरी जीटी रोड ब्लॉक कर रखी थी कि जब वहां पर भगदड़ मची तो लोग इतने बेबस थे कि वो अपनों को अपने कंधों पर उठाकर भी अस्पताल ले जाने में उन्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे की देरी हो गई। तो ये थोड़े से नियम कायदे कानून जिस तरीके से एफआईआर के जरिए हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए जाते तो आज ये चर्चा नहीं करनी पड़ती। खैर अच्छा है सुरेंद्र राजपूत जी, कल नहीं पर आज तो कम से कम स्टेप बाय स्टेप कानून का पालन हो रहा है। एफआईआर में फिलहाल भोले बाबा का नाम नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, अब क्या कहूं मैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेप बाय स्टेप अपराधियों को शरण देते हैं। पहले कहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, फिर कहते हैं कि प्रशासन को बचाना है, फिर कहते हैं शासन को बचाना है, फिर कहते हैं मुख्यमंत्री को बचाना है। हम तो छोटी छोटी 2-3 चीज़ें कहते हैं। पहली चीज़ तो मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं राजनीति हो रही है या राजनीति, बिल्कुल राजनीति होगी इस पर, क्यों नहीं होगी राजनीति?
राजनीति इसलिए होगी कि प्रशासन की जो रवैया है, ढीला ढाला रवैया है, उससे मृतकों को और उसके परिवार वालों को और जो घायल लोग हैं उनको सहारा मिल सके। इसके लिए क्यों नहीं राजनीति? इन्होंने तो कह दिया 2 लाख रुपए मिलेंगे, हम कहते हैं 50 लाख रुपए दीजिए। एक बात। दूसरी बात, क्या राजनीति इस पर नहीं होगी कि आप 5 मिनट के लिए किसी सड़क को बंद करने के लिए तो पूरे देश में हंगामा कट जाता है, यहां एक 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सड़कें बंद की जाती हैं। अगर वो सड़क जीटी रोड बंद नहीं होती तो आज की डेट में इतने मृतक नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, उस भोले बाबा को तो बहुत स्पष्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए या बगैर स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहली बात, जो आदमी आयोजक है, एक बात, जो आदमी वहां पर कथा बांच रहा है, 2 बात, उसके खिलाफ तो प्राथमिकी दिखाई देती है कि क्या नाम आपको एफआईआर करनी है। तीसरी बात, इन्होंने कहा न्यायिक जांच कर देंगे आदरणीय योगी जी ने। हम तो एक चीज कहते हैं कि भाई 2017 से लेकर के 2024 तक आपकी लगातार 7 साल हो गए सरकार को, आज तक आपने कम से कम 100 एसआईटी बनाई है। अरविंद जैन जी बैठे हुए हैं, ये अभी बहुत बचाव करेंगे। तो अरविंद जैन जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि लगभग उन 100 एसआईटी में से कितनी एसआईटीओं की जांच आ गई है और कितनी न्यायिक जांच आ गई है और कौन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चूंकि पुलिस महकमे के डीजी रहे इसलिए इनको ज्यादा जानकारी है सत्ता के निकट। ठीक है सर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जितनी एसआईटी बनी, जितनी न्यायिक क्या नाम जांचें हुई और उसके बाद आपने कितनों को आपने कार्रवाई करी। और एक आखिरी बात कह दूं रोमाना जी, जो क्या नाम अभी योगी जी कह रहे थे कि इस पर राजनीति ना करें और इस पर बयानबाजी ना करें, तो मैं सिर्फ इतना याद दिला देता हूं, 26/11 से बड़ा दर्दनाक हादसा, आतंकी हमला कभी नहीं हुआ आज तक हमारे देश पर। और 27 तारीख की शाम को नरेंद्र मोदी जी उस आतंकी स्थल पर जाकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी को योगी आदित्यनाथ जी डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, राजनीति ना कर रहे हैं। ये मोदी जी के लिए कह रहे हैं या अन्य लोगों के लिए कह रहे हैं, ये भी योगी जी के जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता है क्लियर होना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आज क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है तो इस तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। मैं अरुण राजभर के पास चलती हूँ पहले, उसके बाद आशुतोष जी मैं आपके पास आ जाऊंगी। अरुण राजभर जी, आप मुझे प्लीज ये बताइए कि इस देश के गरीब की, गांव में रहने वाले की, कस्बे में रहने वाले की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या सर? क्योंकि यहां जो सत्संग में ये 2.5 लाख के आसपास लोग पहुंच गए थे, वो ज्यादातर कौन थे सर? बेहद गरीब परिवारों के लोग थे, गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले लोग थे सर, दूर दराज के इलाकों से आए थे, श्रद्धा में डूबे हुए लोग थे सर। और वहां उन्हें क्या मिला? सत्संग में उन्हें मौत मिली सर, मौत का तांडव, ऐसा जख्म मिला है सर सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर के लिए। कुछ ने अपनों को खो दिया और कुछ को ऐसे जख्म मिले हैं कि जिंदगी भर तो इसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। और अब जिस तरीके से एक्शन पुलिस का चल रहा है कि साहब एफआईआर होती है और उसमें से भोले बाबा का ही नाम गायब है, आपको क्या लग रहा है? सही हो रहा है जो हो रहा है? इतनी सस्ती आम आदमी की, गरीब आदमी की जान? नहीं, रोमाना की भी जान सबकी नहीं है, सबकी जान की कीमत है और सबके जान की चिंता सारे लोगों की होनी चाहिए। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह घटनाएं इस देश में नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से सेवादारों ने पब्लिक को धक्का मार करके सीधे वहां से फरार होने का काम किया है, पहले तो सेवादार चिन्हित हो जाए कि कौन कौन से सेवादार उसमें धक्का मार करके पब्लिक को सामने धक्का देने का काम किया है। और सरकार ने तो पूर्व रिटायर्ड जज के बाबा को अभी ना छुआ जाए जिसके पीछे पागल होकर जनता पीछे पीछे भाग रही थी, उस बाबा पर हाथ ना डाला जाए जिस बाबा ने वो सेवादार नियुक्त किए थे। गजब गजब का तर्क आप दे रहे हैं सर। सेवादारों को पकड़ लीजिए, सेवादारों को पकड़कर आप इंसाफ कर पाएंगे? आप इंसाफ दे पाएंगे सर? 121 जिंदगियां चली गई हैं, ये इंसाफ की बात कर रहे हैं आवेदन देते हैं, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं? रोमाना जी, आप भी प्रोग्राम करने बहुत सारे उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में जाती हैं तो पहले परमिशन लेने के लिए आप अपनी संख्या बल के हिसाब से आप लोग आमंत्रण देते हैं पुलिस प्रशासन को कि हमारी संख्या इतनी होगी, हमें इतनी सुरक्षा चाहिए। सेवादारों ने जिस तरीके सुरक्षा का परमिशन मांगा, सरकार ने उतनी सुरक्षा का बंदोबस्त कराया, लेकिन घटना किस दिशा में हुई, किस परिस्थिति में हुई, उस घटना के लिए तो हमारी सरकार ने तो जांच का गठन कर दिया है, न्यायिक जांच करने के लिए आदेश दे दिया। तो आपको मालूम है सर, चैनल पर अगर कोई भी परमिशन ले या किसी पर भी एक्शन हो, ऑटोमेटिकली उसमें जो चैनल का एडिटर है ना, उसका नाम आ जाता है सर।
आप मुझे यहाँ पर बैठकर नियम कायदे कानून पढ़ा रहे हैं सर, तो कम से कम ये भी जान लीजिए। तो अगर उसी लॉजिक से जाया जाए सर, तो सेवादारों के यहाँ पर नाम लिखकर जो खाना पूर्ति हो रही है, वो जो इन सेवादारों का एडिटर बैठा हुआ था सर, उसका भी नाम शामिल करवा लेते हैं। और अगर नहीं करवा पाए तो कम से कम गरीबों के लिए सर, गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए आवाज तो उठा लीजिए अरुण राजभर जी। देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है सर आपको। समाज पार्टी गरीब के साथ खड़े हैं, उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, हम उन गरीब परिवारों के साथ खड़े हैं जो उसमें घायल हुए हैं, जो उसमें निधन जिनका हुआ है। हम मिलकर आए आप लोगों से, आप गए अस्पताल में, घायलों से मिलकर आए आप, बचाने के लिए बताइए ना। बाबा को बचाने के लिए बाबा का इतिहास भी संभालना पड़ेगा। बाबा सिपाही से लेकर के इतने बड़े फौजदार बन गए, ये ऐसे आसानी से नहीं बने हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये मुद्दे की बात आप कह रहे हैं ना, बाबा का इतिहास खगालना होगा, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दल हिम्मत नहीं दिखा पा रहे बाबा का इतिहास खगालने में। यहाँ तो मीडिया के लोग एक के बाद एक परतें खोल रहे हैं बाबा की, लेकिन आप लोग क्या एफआईआर में नाम तक नहीं दर्ज करवा रहे सर, नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं अरुण राजभर जी, अरुण राजभर जी, आपका नजरिया देश देख रहा है, जान रहा है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं वो भी मेरा दर्शक समझ रहा है सर। बस अब आपसे और सवाल इस बारे में नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं, आपने जो कहना था कह दिया। मेरा दर्शक खुद जज करेगा सर आपके रवैये को भी। मैं आगे बढ़ रही हूं और अब मैं आशुतोष जी का रुख करती हूं। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि सही दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, इंसाफ मिल पाएगा? धन्यवाद रोमाना जी। और आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि जब भी कोई एफआईआर किसी संस्था पे होती है तो उसका मालिक स्वतः ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, उसका नाम आ जाता है। रोमाना जी, विश्व में बहुत बड़े बड़े स्टैम्पीड हुए हैं और आज जो हाथरस में जो कल हुआ है वो उस विश्व के बड़े स्टैम्पीड में जो है शामिल हो गया। आज मैंने देखा कि देश और विदेश के अलग अलग राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे लोगों ने यह संवेदनाएं व्यक्त की। इसका मतलब पूरे विश्व में की नज़र इस पे रही है और हमारे अपने लगभग 125 के ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई और ना जाने कितने घायल हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है राज्य सरकार की कि जो आयोजक करता था, जो मुख्य अभियुक्त था, उसका नाम एफआईआर में नहीं हुआ। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो जो प्रशासन है वो खुद कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने देश के बड़े अखबार की हेडलाइन पढ़ी है, उसमें लिखा है हाथरस में भक्त मरते रहे, बाबा भागकर आश्रम पहुंचा, मैनपुरी में डीएसपी 1 घंटे अंदर रहे, बोले बाबा यहाँ नहीं, सुबह बीजेपी का झंडा लगी कारें निकली। क्या समझूं इसको? और इसको आप सब लोग पढ़िएगा। क्या कहीं इसमें राजनीति प्रशासन खुद तो नहीं खेल रहा है? क्या उसको डर है कहीं कालिक उनके मुंह पे तो नहीं पुत जाएगी? इस देश में जितने भी स्टैम्पीड हुए हैं, और एक मैंने अभी रिसर्च पढ़ी है, रोमाना जी आपके दर्शकों के माध्यम से बताऊंगा, ये बड़ी चिंताजनक है कि 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड रिस्क रिडक्शन पे एक रिपोर्ट निकली थी कि मोर देन 79% केसेस ऑफ स्टैम्पीड इन इंडिया आर ड्यू टू रिलीजियस गैदरिंग। ये बहुत बड़ी सवाल है हमारे ऊपर। प्रशासन कोई एसओपी तैयार नहीं कर रहा है। 2 लाख लोग आ गए हैं, ना डीएम को चिंता है, ना एसपी को चिंता है, ना वहां पे कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको कोई चिंता लेनी चाहिए वो है। 40 पुलिस कर्मियों के हाथ में ये 2 लाख लोगों भी नहीं हो रहा है। अफसोस इस बात का है। और मैं तो आज खुद हाथरस से होकर आई हूं ना सर, मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही है उन पिता पुत्र की तस्वीर जो मुझे वहां पर मिले सर। नाम श्री कृष्ण था उनका, उनके साथ उनका बेटा था, वो आगरा के रहने वाले थे। उनकी पत्नी सोमवार को आई थी मंगलवार को होने वाले इस सत्संग को अटेंड करने के लिए। उनकी पत्नी को रात, नाम कमला देवी, उन्होंने एबीपी न्यूज पर आज दिन में मुझे तस्वीर भी दिखाई और मैं आपको बता नहीं सकती उनसे बात करके मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि ये दोनों कैसे, किस तरीके से साहस जुटाकर यहां तक आए हैं और अब दर दर अस्पतालों में भटकेंगे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। वो बेटा जो बिलख बिलख कर रो रहा था और वो बेटा ये कह रहा था कि इस तरीके के आयोजनों पर बैन लगना चाहिए। वहां पर बल्कि कुछ लोग खड़े हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया ये क्या बात कर रहे हो तुम, सत्संग पर बैन क्यों? लेकिन उसमें गुस्सा था और सवाल वो ये पूछ रहा था कि इस बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, एफआईआर में इस बाबा का नाम क्यों है? वो कह रहा था मैंने अपनी मां को बहुत रोका, मेरी मां ने मुझे नहीं माना। इस बाबा की भक्ति में वो आ गई कि नहीं कोई बात नहीं, और कई साल से आया करती थी। ऐसे में जरा अब अरविंद जैन साहब का रुख करते हैं। और जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिरकार जब एफआईआर दर्ज हो रही है,
आखिरकार जब यह संदेश दिया जाना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर सर क्या एफआईआर में पहले ही नंबर पर उस बाबा का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए था? अरविंद जैन सर। नहीं, मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि एफआईआर में नाम इस ढोंगी बाबा का भी आना चाहिए, जो ये इतना बड़ा सत्संग कर रहा है, जो पुलिस में कांस्टेबल था, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं। ये तो पूरी जांच होगी, पता चलेगा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण विभाग से निकाले गए या ये इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया। इतने व्यक्तियों को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उस स्थान का सर्वे होना चाहिए प्रॉपर, उसका पूरा देखा जाना चाहिए कि एंट्री कहाँ से होगी, भक्तों की गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे बताया गया कि 3 किलोमीटर तक गाड़ियां लगी हुई थी जी। और राजस्थान, एमपी, हरियाणा तक से लोग बाग आए थे। बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, एंट्री का, एग्जिट का, गाड़ियों की पार्किंग का, हाईवे से दूर स्थान होना चाहिए था जिससे कि भगदड़ ना मचे। भगदड़ मचे, हाईवे ब्लॉक होगा, हाईवे डिस्टर्ब होगा, हाईवे में तेज स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, लोग उससे भी कुचल के मर सकते हैं। ये कोई प्रॉपर प्लानिंग कतई नहीं थी। इसमें सीनियर ऑफिसर्स को भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों चाहे पुलिस के हों, मौका देखना चाहिए था, क्योंकि उनको उस एरिया में ज्ञात होगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने अंध भक्त हैं इनके, जो कि पहुंचेंगे इतनी बड़ी संख्या में। वहां पे ना तो पानी के टैंकर्स थे, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे कोई प्रॉपर ये तय किया गया। देखिए, क्राउड कंट्रोल में आवश्यक है कि कोई गाड़ी कभी अलाउ नहीं करते हैं कुंभ मेला वगैरह में, इसीलिए वीआईपीज वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता है, गाड़ियां बहुत दूर रुकवा दी जाती हैं। इनके सेवादारों ने और इनकी जो सुरक्षा के कर्मियों की फौज इन्होंने तैयार कर रखी है, उन्होंने लोगों को धक्का दे दे के रास्ता बनाया और गाड़ी आई स्टेज के पास और उसमें बाबा बैठे और निकल के गए। लोगों में होड़ लग गई उनके पैर छूने की, तो उसी में ये भगदड़ मची। वहां पर दलदल सा भी हो रखा था, क्योंकि पानी, बरसात का सीजन है, उसी में लोग फिसल के गिरे हैं, उसी में ये ट्रेजेडी हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है, पर इससे बहुत से लेसन्स ड्रॉ करने की जरूरत है। किन ग्राउंड्स पे इन्होंने क्या कमिटमेंट दिया था, किन ग्राउंड्स पे इन्होंने परमिशन ली थी, देखा जाना चाहिए। जो भी लोग इसके लिए दोषी पाए जाएं, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक एडीजी आगरा जोन की अध्यक्षता में एक कमेटी है, उनकी भी फाइंडिंग आएगी। मेरा ये मानना है कि इसमें जो अगर वहां पर लोकल पुलिस वहां पे पोस्टेड थी। कुछ दिक्कत आ गई अरविंद जैन साहब का, जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिल रहा है। मैं दोबारा उनका रुख करूंगी। शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ। चूक हुई है शिवम, और चूक कई स्तर पर हुई है, जिसका जिक्र यहाँ पर अरविंद जी भी कर रहे हैं। एक एक कर अगर उन तमाम चूक पर बात की जाए, एक तो ये वाला एंगल हो गया, ये बाबा वाला एंगल है ना, इसमें अरविंद जी ने भी कहा कि उन्हें भी बहुत हैरानी है, बाबा का नाम उनके हिसाब से भी इस एफआईआर में होना चाहिए था। और एक्चुअली जेन्युइनली ग्राउंड पर बहुत गुस्सा है इस बाबा को लेकर, इसकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि इन आयोजकों ने कहा था कि अंदर की जिम्मेदारी हमारी, और वहीं अंदर पे ही भगदड़ मची। और जो बाहर की जिम्मेदारी जिन्हें निभानी थी, जो प्रशासन था, वो भी पूरी तरीके से फेल नजर आया। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इंटेलिजेंस के मामले में ही, मतलब जो बुनियादी चीज थी वहीं पर फेलियर। आपसे 80,000 लोगों के पहुंचने की अनुमति ली जा रही है, वहां 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं और प्रशासन सो रहा है, मतलब उसे हवा ही नहीं लगी क्या हो रहा है। पहली चीज जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर हादसा हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं, कहीं ना कोई इस बात को लेकर जिम्मेदार है। 80,000 के परमिशन के बाद सिर्फ इंटरनल नहीं, आउटर एरिया पर भी जो लोग थे उन्हीं के थे। वो अपने सेवादारों की, जो उनके जो खुद के वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उन्होंने दी थी, जिसमें प्रशासन को घुसने भी नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। बहरहाल, लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं और 2.5 लाख लोग पहुंचने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो ये अपने आप में जांच का ही विषय है। जहां तक बाबा की बात है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, उसका दायरा घटा नहीं है। राजनीति नहीं करना चाहते लोग, ऐसा कहना चाहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं राजनीति होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, 65 लोग जहरीली शराब पी के तमिलनाडु में अभी पिछले दिनों हुई, जिनकी जान चली गई, उस पर कितनी राजनीति की कांग्रेस वालों ने या फिर कोई किसी और व्यक्ति ने? क्या वो तमिलनाडु इस देश में नहीं है? मैं राजनीति नहीं करना चाहता और मुझे राजनीति करनी भी नहीं है, मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। लेकिन कितनी बार, कितना मुआवजा 50 लाख रुपए की मांग की इन लोगों ने, कितनी बार उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कितनी बार उस बात पर डिबेट भी हुई। क्या तमिलनाडु इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या वहां पर मरने वाले 65 लोग इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या यहां के इस देश के जर्नलिस्टों को उस पर रोना नहीं आता क्या? क्या वहां पर पहुंचकर इस लोगों का दुख नजर नहीं आता क्या? लेकिन नहीं, वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो तुरंत दबा दी जाएगी। खबर क्यों दबा दी जाएगी भाई?
कितने डिबेट है? पहली बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, यहां गलती है, यहां प्रशासन पर कहीं ना कहीं एक जो चीज सवालिया निशान लगा है वो निशान जरूर लगेगा। लेकिन पूछे जरा सुरेंद्र राजपूत से कितनी बार ट्वीट किया इन्होंने तमिलनाडु को लेकर और कितने लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। पूछे जरा आशुतोष से, इनके नेता जब यहां पर बैठकर इसी धार्मिक गैदरिंग में, जिस धार्मिक गैदरिंग का ये ज्ञान मुझे दे रहे हैं कि धार्मिक गैदरिंग में 80 से 90% जो है स्टैम्पीड की घटनाएं होती हैं, ये बैठे अखिलेश यादव कहते वो बाबा जी ने बारिश रोक दी आज। ये अखिलेश यादव का बयान है इन्हीं बाबा जी को लेकर कि ये बाबा जी ने, वो तो शुक्र है आज बारिश रोक दी, सूरज निकला, बाबा जी रोक देते तो जाने से पहले भी एक बार सोच लिया करो। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, राजनीति की आवश्यकता नहीं है इस देश में। आपको और ये दिखाना चाहिए, अगर हमारे कैमरामैन यहाँ ये रहा अखिलेश यादव जी बराबर में खड़े होकर ये भी कह रहे हैं कि वो बाबा जी ने बारिश रोक दी आज। एक सेकंड शिवम, ये जो आप दिखा रहे हैं तस्वीर, ये बाबा जी के सत्संग की तस्वीर, बाबा जी के सत्संग की तस्वीर, और यहाँ अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं जी, और बाकायदा तारीफ करे ब्रह्मांड में इतनी भीड़ मैंने आज तक कहीं देखी ही नहीं है। किस साल की है ये अखिलेश यादव की तस्वीर, किस साल की तस्वीर? ये इसी साल की तस्वीर है और इसी साल में शुरुआती फरवरी महीने की। और ये देखिए अखिलेश यादव हैं, ये खड़े हुए और ये कहते हैं, इनका भाषण कुछ इस तरह से, वो भी अभी सुनवा दूंगा कि बाबा के जितनी भीड़ यहां पर है इतनी तो मैंने आज तक ब्रह्मांड में कहीं देखी नहीं। कहां की है ये तस्वीर? ये बाबा जी के सत्संग की है, वो सारी डिटेल्स में आपको दे रहा हूं, वीडियो भी दे रहा हूं। और बाबा जी ने आज जो है बारिश रुकवा दी है किसी वजह से, इस वजह से हम सूरज देख पा रहे हैं। उसी बाबा का जो महिमा मंडन आप खड़े होकर कर रहे थे, वहां से जो वोटों की अपील कर रहे थे, वहां से जो नेताओं की लिस्ट लेकर बैठे थे, दीजिए जवाब इस पर। हमें कोई परेशानी नहीं, अगर किसी की गलती है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, कोई भी हो। आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लेकर भाग गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी वोट मंगवा रही थी उनसे। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ और मैं ये कहते हुए जवाब लूंगी कि ये हाथरस का दर्द हम दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस देश में तमिलनाडु का दर्द भी दिखाया जाए। ठीक है। और मैं इस बात को कहते हुए खत्म करूंगा कि उन 65 लोगों के मरने पर भी डिबेट कराया जाए। और मैं इस बात को लेकर कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जो यहां पर बैठकर 2 लाख की जगह 50 लाख पर भाषण दे रहे हैं, ये भी तमिलनाडु पर अपने ट्वीट पर जरा 2 शब्द लिख दे। जो राज्य कहीं और है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान से बाहर है। सवाल पूछा, ये दर्द जो है बराबर होना चाहिए। जवाब मैं सुरेंद्र राजपूत से लूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती चलूं कि ये 65 मौतें जो तमिलनाडु में हुई थी, वहां पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, अब आपका नजरिया, अब ये आप ये जानते हैं वो अलग, वो देश का हिस्सा नहीं है कि तमिलनाडु अलग चीज है ना, आप जानते हैं वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? उसके लिए आंसू नहीं है क्या? वो 65 लोग किसी के भाई बहन माँ बाप नहीं है क्या? अब हम वॉट अबाउटरी करेंगे, वॉट अबाउट आज के विषय पर बात करें तो नॉर्मल है, दूसरा विषय उसी जैसा आज ही के विषय पर बात होगी, आज ही के विषय पर बात होगी, क्योंकि अगर आज आप ये बात नहीं करेंगे और अगर आज आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट अबाउटरी नहीं होती, उस पर अगर इसी तरह का इमोशन दिखाया जाता तो व्हाट अबाउटरी का मौका ही नहीं मिलता मुझे। आप डर रहे हैं क्या हाथरस पर बात करने से? मुझे व्हाट अबाउटरी का मौका नहीं मिला अगर डिबेट होती है, डिबेट दिखाइए, तमिलनाडु पर डिबेट कर। मैं ये देखना चाहता हूं कि तमिलनाडु के 65 लोगों का आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए आप तमिलनाडु पर आ गए। जवाब है, डिबेट दिखाइए ना, कहां है तमिलनाडु पर? कौन से डिबेट है दिखाइए मुझे। नहीं सर, 65 लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? नहीं, तमिलनाडु पर डिबेट की जाए या नहीं की जाए, इमोशन एक जगह निकल आता है, दूसरी जगह सूख जाता है, आप नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूं, मुझे सम्मान है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक देश में एक जगह 65 लोग मरे और दूसरी जगह 100 से ज्यादा लोग मरे, 65 वालों को गायब, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब। क्यों जी? लोगों को नाम नहीं पता होगा भी, अगर 4 नाम पूछ दिए मैंने कहां क्या हुआ था। विषय यही है, मैं नहीं कह रहा हूं। विषय जो आप कह रहे हैं, एक सेकंड सुनाइए, नहीं मुझे भी बोलने दीजिए, वाले मामले पर मैं कहता हूं मेरी जिम्मेदारी, बोलने दीजिए। बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। क्या 2 मुद्दों की तुलना की जा सकती है? मतलब एक तरफ जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के मरने की बात कर रहे हैं भाई, लोग सत्संग में आ रहे हैं और वहां पर सिस्टम का शिकार होकर मर रहे हैं। क्या इन 2 बातों की तुलना की जा सकती है? जहरीली शराब में सिस्टम नहीं है। नहीं सर, अगर जहरीली शराब में सिस्टम नहीं है, फिर तो यहाँ जहरीली शराब में सिस्टम नहीं है। इंडिया अलायंस की अगर कहीं सरकार है तो सिस्टम नहीं है, नहीं हो सकता ऐसे। फिर तो ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता, नहीं चल सकता ये दोहरा मापदंड, नहीं चल सकता ये दोहरा मापदंड। आज की जो खबर है उस पर हम बात करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि आप परेशान हैं, आपके पास हाथरस को लेकर जवाब नहीं है। जवाब है, बताइए क्या पूछना है, बताइए क्या पूछना है आपको। आपके जवाब नहीं, जवाब है, आपने जो सवाल खड़े बताइए ना क्या जवाब चाहिए आपको, मैं जवाब देता हूँ। क्यों जवाब नहीं है? लेकिन आप मुझे तमिलनाडु पर एक जवाब दीजिए, डिबेट कहां है? मुझे तमिलनाडु पर जो प्रवक्ता बैठे दोनों पार्टी को ट्विटर निकाल के दिखा दीजिए, अगर एक ट्वीट हो इनका। ये तमिलनाडु पर आंसू नहीं है और हाथरस पर आंसू है, ऐसा मत कीजिए। और आज हमारे साथ डीएमके का कोई मेहमान यहाँ पर है नहीं, डीएमके नहीं है, इंडिया अलायंस है, वो एक इकट्ठे होकर विपक्ष में बैठे हुए सबके जवाब देंगे। इसलिए मैं शिवम त्यागी एनडीए के यहाँ पर जवाब दे रहा है ना,
और शिवम त्यागी को आज हाथरस को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, जहां तमिलनाडु को लेकर है, जहां बीजेपी की सरकार है, और इसलिए आपको आज हाथरस पर ही बात करनी पड़ेगी। उस पर जवाब ही नहीं है, आज आपको किसी के पास जवाब नहीं। बिल्कुल बीजेपी, मैं तो कहता रहा हूं हाथरस जो सवाल पूछना कर रही हूं पहले अरविंद जैन साहब, ये व्हाट अबाउट री कि हाथरस के अंदर 122 लोग मर गए, तो फिर ध्यान भटकाने के लिए तमिलनाडु ले आओ, वहां जहरीली शराब पीने से जो लोग मरे और यहां सत्संग सुनने के लिए जो लोग आए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं, जो सर जीवन मंगल करने के लिए आई थी, मंगल करने के लिए, जो कष्ट दूर करने के लिए आई थी, कष्ट दूर करने के लिए, उन्हें क्या मिला सर? उन्हें मौत मिली। मंगल की जगह अमंगल मिला, कष्ट दूर करने की जगह क्या मिला? जिंदगी भर के घाव मिले। ये तमिलनाडु की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कश्मीर की बात आप क्यों नहीं कर रहे? ये तुलना की जा सकती है क्या सर? अरविंद जैन जी आइए। अरविंद जी, तुलना नहीं है, तमिलनाडु हिंदुस्तान में है ना, उस पर डिबेट हो ना, उस पर बात हो ना, किसी से पूछा जाए, यूपी पर पूछा जाए, हमसे पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार है, तमिलनाडु पर भी जवाब दीजिए। लेकिन अरविंद जी आइए। मेरा ये कहना है कि जो इस मुद्दे पर सही में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें इसका एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए कि इसमें इन हादसों को भविष्य में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की जो आयोजन है वो भविष्य में नहीं होंगे। इसमें क्या एक इसके पूरी एसओपी बननी चाहिए कि इन कंडीशंस के तहत केवल परमिशन दी जाएगी। तो सर अभी कोई एसओपी है नहीं क्या? होगा, अभी तक कोई एसओपी नहीं है सर इस तरीके के आयोजनों के लिए? क्लैरिटी चाहिए जी। एसओपी ये है कि एग्जिट एंट्री के पॉइंट अलग होने चाहिए, ये सब एसओपी है। मुझे पता नहीं कि जो परमिशन दी गई, जो पुलिस ने रिपोर्ट एसडीएम को दी, उसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं का समावेश था, इन बिंदुओं का समावेश किया गया था कि नहीं किया गया था, या लोकल लेवल पर ही रिपोर्ट भेज दी गई, ये इन सब बिंदुओं का समावेश आगे चलकर सब करना होगा। जुडिशियल इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशन आए, जो भी हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज साहब जो भी करें, पूरी उनकी रिकमेंडेशन पूरे प्रदेश पे और पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि और जगह भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम आला अधिकारियों को, अपनी सरकार के मंत्रियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया था, और जो आला अधिकारी भेजे गए थे, बाद में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक सब हाथरस पहुंचे, और उनसे 24 घंटे के भीतर अलग अलग रिपोर्ट्स भी बाकायदा तलब की हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इंतजार कर लेते हैं सर, देखते हैं जो रिपोर्ट सामने आएंगी उसमें क्या वजह गिनाई जा रही है, उसमें क्या दिखाया जाएगा, कहां पर कितनी चूक हुई। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियों को सब छोड़ने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों में भी कौन? वो बाबा, उसके सेवादार, मतलब वो सेवादार जो उसने रखे हुए थे वो नजर भी आ रहे थे। कल सत्संग वाली तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कली के, जो वो खड़े हुए हैं यूनिफॉर्म पहनकर, वर्दी लगाकर, जो गार्ड्स होते हैं, उनकी वो तस्वीरें थी। सारा का सारा दोष ऐसा लग रहा है बस उन्हीं पर मर दो, क्योंकि यहां से हमें आगे के लिए एक मिसाल कायम करनी है, और इसीलिए इस मुद्दे को यहां नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए इस मुद्दे की जड़ तक जाना जरूरी है। और आशुतोष जी, अब आप आइए और जवाब दीजिए। ये जो अभी तस्वीर दिखा रहे थे यहां पर शिवम त्यागी, मैं बताती हूं सर, ये 3 जनवरी 2023 की तस्वीर है, और हां, ये अखिलेश यादव ही हैं, और हां, अखिलेश यादव बाबा जी के सत्संग में गए और बाबा जी की जमकर तारीफें कर रहे हैं कि बाबा जी ने बारिश रुकवा दी। तो बाबा जी के सामने तो सर पूरी राजनीतिक बिरादरी नतमस्तक है। फिर अब आप क्या बातें कर रहे हैं यहां पर बैठकर, जब विपक्ष में हैं कि साहब उनके आश्रम से जो गाड़ियां निकल रही थी उन पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। आपके नेता तो सर खुद ही उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। तो माना जी बहुत शर्मनाक है, और एनडीए अलायंस में कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की प्रवक्ताओं को तो कम से कम न भेजें जो एक इतने बड़े हादसे को किसी और हादसे से जोड़ के जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे बड़ा शर्म लग रही है कि हम उस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि क्योंकि तमिलनाडु में एक हादसा हुआ है इसलिए हादसा ये जस्टिफाइड। ये कहाँ का तर्क होता है? मतलब ये तो गजब की बात इन्होंने कर दी। ठीक है सर। और राजनीति लाने की बात न कह के राजनीति ये कर रहे हैं। और हमारा जी कहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा राजनेता किसी बाबा के वहां ना जाए? मैं दे रहा हूँ। हाँ जी। कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी आशाराम बापू के लगभग हर जगह साथ में रहते थे। आशाराम बापू जो है रेप विक्टिम है, पॉस्को में अंदर है, तो क्या प्रधानमंत्री उसकी वजह है? ये कौन सा तर्क होता है कि अखिलेश यादव जी अगर किसी समागम में चले गए तो उसकी वजह अखिलेश यादव हो गए?
पर सर अखिलेश यादव हम अंधविश्वास बात नहीं सिर्फ इस फैला बात रहे पे थे वहां कर रहे हैं पर। कि अंधविश्वास उस प्रशासन बाबा ने के इस पे समर्थन रुख में क्यों नहीं उसके लिया? चमत्कार को लेकर जिस तरीके की बातें कर रहे थे वहां पर उसके अनुयायियों को खुश करने के लिए कि वाह 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 बाबा जी की महिमा देखो आप, बाबा जी ने बारिश रुकवा दी, यही कह रहे थे ना आप शिवम? बाबा जी ने बारिश रुकवा दी। बताइए मुझे ये क्या था सर? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, एक नेता को ये शोभा देता है? हाँ प्लीज जवाब दीजिए। अगर बाबा राम रहीम के साथ में और आशाराम बापू के साथ में मोदी जी जलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उनको कुकर्म करने के लिए मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। ये कहां की कहानी आपने समझा दी। ये तो गजब आपका तर्क हो गया कि अगर कोई वहां चला गया तो वो उनकी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। अरे हर लोग अपने वहां बुलाते हैं, हर नेता वहां के है, उस क्षेत्र में मैं उससे आगे की बात कर रही हूँ। सवाल मैं ये है अखिलेश यादव के बयान की बात कर रही हूँ। मैं अखिलेश यादव के उस बयान की बात कर रही हूँ जो अखिलेश यादव बाबा की शान में कह रहे हैं और जिससे अंधविश्वास फैलेगा। मेरे दिमाग में तो यही संदेश आता है सर। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो शख्स होगा सर, वो इस तरीके का बयान एक बाबा के सत्संग में अगर सुनेगा सर तो उसको ये लगेगा कि साहब ये क्या कर रहे हैं। रोमाना जी एक मिनट, अखिलेश यादव का एक और बयान। हाँ जी कहिए, अपनी बात पूरी कहिए, उसके बाद शिवम त्यागी लिस्ट लेकर बैठे हुए पहले तो कोई आधिकारिक बयान ये नहीं है। अच्छा, कोई भी आधिकारिक, एक बात समझिए, अखिलेश यादव इस समय इस जनरेशन के सबसे साइंटिफिक नेता हैं। कहीं भी कभी उन पे आप उंगली नहीं उठा सकते और कोई आधिकारिक बयान उन्होंने नहीं दिया कि बाबा जी ने बारिश रुकवा दी इसलिए बाबा जी हैं। आप सवाल को घुमा रही हैं। आज सवाल ये है कि बाबा जी को बचा कौन रहा है? नहीं, मैं सवाल को घुमा नहीं रही हूँ। क्यों नहीं कर रहा है? जो सवाल आएगा सर मैं हर सवाल पूछूंगी, मेन मुद्दा क्योंकि ये ये है बाबा कि जो एक आम पुलिस कांस्टेबल था जिस पर यौन उत्पीड़न से लेकर तमाम तरीके के आरोप लगे, ये देखते ही देखते इतना बड़ा संत महात्मा बन गया सर कि आज इसका रसूख ऐसा है कि एफआईआर में उसका नाम तक नहीं है। एक दिन में तो ये नहीं बना होगा ना सर। इसको राजनीतिक संरक्षण तो हर दौर में मिला होगा सर। ये सवाल बड़े हैं सर, इनकी जड़ तक पहुंचने दीजिए आप, इनकी जड़ तक पहुंचने दीजिए। रिपोर्ट कौन दिखाएगा? नहीं बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, अरे सर आप दूसरे मीडिया हाउस की दिखा रहे हैं, आप एबीपी न्यूज देख लेते सर। तो सुबह मेरा रिपोर्टर रविकांत वहीं पर मौजूद था, रविकांत ने एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताया और आप तो कह रहे हैं कि साहब एसडीएम ने जो कहा, आप जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? एसडीएम ने क्या कहा बताइए मुझे, पढ़कर बताइए ना, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं। क्या कहा एसडीएम ने? बताइए क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? नहीं मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। क्या कहा उसमें? मैनपुरी में डीएसपी के 1 घंटे अंदर रहे, हाँ, और बोले बाबा यहाँ पे नहीं है और वो अकेले जाते हैं छानबीन। अब मैं बताती हूँ सर, और सुबह उसने ये नहीं से कहा लगी सर, झंडे वाली उसने ये गाड़ियां नहीं कहा बाबा यहाँ पर बाबा नहीं है, उसमें बैठा उसने हुआ और अपने लिए बचने की गुंजाइश बनाई। सुनिए आप, वो जो डीएसपी अकेला अंदर गया था और बाहर पुलिस बल तैनात था, जब वो बाहर आया 1 घंटे के बाद तो उसने कहा मुझे बाबा अंदर नहीं मिले। उसने ये बोला सर, ताकि अगर बाद में कुछ हो भी जाए तो उसकी जान भी बच जाए। उसने ये कहा सर कि मुझे बाबा अंदर नहीं मिले। अब मैं आपको आगे की खबर बताती हूँ और ये खबर मेरे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद थे रविकांत, उन्होंने आज सुबह एबीपी न्यूज के दर्शकों को दी सर। अगर आप एबीपी न्यूज देखेंगे तो सर आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से खबर की तह तक जाते हैं सर। और ये जो हाथरस वाली खबर है सर, हिला देने वाली खबर है यहां पर, क्योंकि बैठकर ये कहा जा रहा है कि साहब आप हाथरस पर बात कर रहे हैं, आप तमिलनाडु पर बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अब फिर तो आपको व्लादिमीर पुतिन से लेकर सर जर्मनी के राजदूत सबसे कहना चाहिए कि आपने इस मुद्दे पर आपने संवेदना जता दी। तमिलनाडु वाली मौतों पर आप लोगों ने संवेदना क्यों नहीं जताई? तब आप लोग सो रहे थे क्या? खैर, शिवम दुबे के पास कुछ और बयान है जो वो रखना चाहते हैं। शिवम त्यागी, आई एम सो सॉरी शिवम, प्लीज आइए। मैं ससम्मान कहना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज ना तो व्लादिमीर पुतिन है ना कोई और राष्ट्रपति इस देश का न्यूज चैनल है। जाहिर है एक सवाल पर एक जवाब पर सवाल उठेगा और दूसरे पर सवाल नहीं उठेगा, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, कोई सवालों से बाहर नहीं है, मैं ना कोई और। दूसरी बात, ये जो आशुतोष जी ने कहा कि वो बाबा राम रहीम की तस्वीरें मोदी जी के साथ इतनी सारी है तो क्या उनको उनसे जोड़ दोगे क्या? हाँ जोड़ दिया था आपने, बयान पढ़कर सुना रहा हूं अखिलेश यादव का, सुन लेना। अखिलेश यादव ने गुरुवार को बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धोखेबाज ठहराया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले हमारे मथुरा याद दिलाने की बात करते हैं लेकिन भाजपा वाले अपने बाबा राम रहीम के रिश्ते को नहीं बताते। बीजेपी का कौन नेता है जिसने बाबा राम रहीम के साथ फोटो नहीं खिंचाई? अखिलेश ने योगी सरकार पर भी सवाल उठाए, तो उठाते तो थे सवाल, अब दो जवाब जब जाकर वहां पर मंच पर बैठकर जो है भाषण पढ़ रहे थे। बारिश रुकवा दी बाबा जी ने, बाबा जी की भीड़ जो है दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है, बाबा जी महान है, बाबा जी ग्रेट है, भाग कह रहे हो? अब दो सवाल जवाब, ठीक है, और बहुत विषय साफ है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हाँ मैं बिल्कुल वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं और ना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तमिलनाडु और हाथरस का, और ना मैं कर सकता, और ये गुनाह किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो हाथरस है बेहद गंभीर है।
एक आदमी इसमें से बचकर नहीं निकलेगा, ना हम निकलने देंगे। लेकिन सवाल दोनों ही बराबर है, एक आंख से आंसू निकले और दूसरा सूख जाए। आज मौका और नहीं है ना, बिल्कुल आज कमाल मौका बात नहीं है तमिलनाडु मौका का है, सवाल मौका पूछने है, का। आज मौका है। जिस दिन तमिलनाडु में हुआ था उस दिन मैंने आकर नहीं पूछते क्यों तो हम मौका, सब उस आपकी दिन भी बात कोई में हाँ में हाँ मिलाते। उस दिन भी नहीं थे ना, उस आप दिन यही तो हाँ में हाँ प्रॉब्लम मिला लेते ना। है, यही तो आज प्रॉब्लम है, मौका उस दिन भी नहीं नहीं है। थे। आज तो बात ना हाथरस कांग्रेस पर ही उस होगी। दिन थे, ना कोई न्यूज़ आज चैनल तो उस दिन था, हाथरस कोई पर नहीं ही था उस बात दिन। होगी। तो मैं आशुतोष सवाल जी आइए उठा और रहा हूं। जवाब दीजिए। यहाँ पर शिवम कह रहे हैं किस तरीके से वो आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, और लीजिए आप ही की पार्टी के नेता अखिलेश जी कई बयान सुना रहे हैं वो पढ़कर। आइए जवाब दीजिए आप। रोमाना जी, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि सरकार शर्म इनकी करते रहोगे, एडमिनिस्ट्रेशन जवाब इनका दो। एलआईयू सुन लेते हैं इनका, उनका जवाब, हाँ। और सवाल ये अभी भी आप इंडिया एयरलाइंस से पूछ रहे हैं। अरे बेशर्मी की लिमिट हो गई है, 122 लोगों की मौत हो गई है, आप वहां जाके वो नहीं देख रहे हैं, एलआईयू का फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रशासन की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पे सवाल, यही वजह है कि आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। आप लगातार सरकार में रहते हुए विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, और विपक्ष आपको पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। आपके वहां पेपर लीक होता है और सवाल आप विपक्ष से पूछते हैं। ये जो बात आपने कही है ना कि आप सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष को घेर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, ये संदेश जनता में वाकई में जाएगा। इस पर आगे मैं जवाब लूंगी शिवम से कि भाई लाशें गिरती रहीं, और कितनी लाशें, और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है प्रदेश के, कुछ अता पता नहीं है। मतलब वहां लोग कल चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे, और लोग कह रहे थे कि साहब हम अस्पतालों में अपनों को अपने हाथों में उठाकर ले आए, अपनी गोद में उठाकर ले आए, अपने कंधों पर डालकर ले आए, और डॉक्टर तो छोड़िए कोई स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं था जो एक बेसिक ड्रिप ही लगा देता, मतलब कोई जो वहां पर फर्स्ट एड ही दे देता। ये हालत वहां पर जो स्वास्थ्य, वहां पर जो भी मेडिकल सेंटर था उसकी हाथरस में थी। खैर, मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगी, और सुरेंद्र जी अब आप इस बात का जवाब दीजिए जो आपने कहा था कि राजनीति तो होगी। जब आप कहते हैं राजनीति तो होगी, तो फिर सत्ता पक्ष भी तैयार है सर। राजनीति तो होगी तो फिर राजनीतिक जवाब भी लीजिए, शिवम दे रहे हैं लगातार। आइए। रोमाना जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत लंबे समय जी से जी सुन बिल्कुल रहा हूं। आइए। मैं तो कहता हूं कि हाँ राजनीति होगी, और और तमिलनाडु पर राजनीति भाजपा को करनी चाहिए। अगर हमने कोई कमी की है, हमने किसी अपराधी को छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर धरना भी देना चाहिए, प्रदर्शन भी करना चाहिए, राजनीतिक बात भी करनी चाहिए, और नोएडा के सारे चैनलों के ऊपर किसी जोशी का दबाव भी आना चाहिए कि तमिलनाडु पर बात करो, हुच ट्रेजेडी की भी बात करो, बिहार के पुल गिरने की भी बात करो, उत्तर प्रदेश में जितनी अवैध शराब से मौतें हुई हैं उनकी सबकी बात करिए, क्यों नहीं बात करेंगे। राजस्थान की अब बातें बंद हो गई हैं, पहले राजस्थान में जंगल राज था जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा भाजपा वाले कहते थे। तो निश्चित तौर पर जहां पर जो प्रतिपक्ष में है उसे राजनीति करके इन सारी मौतों को रोकना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस वक्त किसी एक घटना की बात हो रही हो, उस वक्त आप 3 घटनाओं को सामने खड़ा करके सिर्फ अपने आप को शिखंडी बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शिखंडी बनाती है ये कह करके कि वहां की बात करो, वहां की बात करो। अरे भाई, आज हाथरस की बात करो, और निश्चित तौर पर आपका अधिकार है। अगर तमिलनाडु में कोई गलत काम हुआ है, अगर बिहार में गलत काम हुआ है, 5 पुल पिछले 5 दिन में गिरे हैं, या बंगाल में कोई किसी महिला को पीटा गया है, तो बिल्कुल आप करो। सबके आरोपी पकड़े गए हैं बिहार को छोड़ करके, चूंकि बिहार में आपकी सरकार है। तो मैं आपसे बहुत करबद्ध रूप से कहता हूं कि जो पार्टी स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, मैं नाम लेके कहता हूं, स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, अपनी शिष्या के साथ कैसी भोंडी हरकतें करता पकड़ा गया था, आपने भी देखा होगा। मैं लंबी जो ज्यादा उसमें कह नहीं सकता क्योंकि किसी महिला के लिए इस तरीके से उसके बाद उसका एक्विटल कराया गया। जो आदमी कुलदीप सेंगर जैसी के आदमी को मिलने के लिए साक्षी महाराज जेल में जाता और कहता हूं कि हां मैं जाऊंगा, जो सांसद हाथरस की बेटी को जलाने वाले के लिए जेल में जाता हो, भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाहता, मैं आपको बताऊं। लेकिन चूंकि राजनीति बात है तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें याद दिला दी। आशाराम जी, राम रहीम जी, या कोई भी हो, नेता सबके यहां जाते हैं और सारे नेता जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं भाई? जहां भीड़ मिलेगी, जहां वोट मिलेगा, जाएंगे। राम रहीम से तो आप अपनी वोट की खाली अपील कराने के लिए उसको पेरोल तक देते हो। भाई आप एक बात बताओ, आप करो तो रासलीला, दूसरे करे तो क्या ढीला? आप बताओ हमको। आप लोग खुद आशाराम जी के साथ नाचते गाते हो, राम रहीम को पैरोल देते हो। अखिलेश यादव अगर सत्संग में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जय गुरुदेव के सत्संग में भी तमाम भाजपा वाले जाते थे,
तमाम भाजपा वाले इस नेता के भी सत्संग, इस बाबा के भी सत्संग में जाते, जहां वोट होगा वहां लोग जाएंगे। लेकिन क्या उस दिन कोई दुर्घटना हुई? नहीं हुई। अगर किसी बाबा से कहो कि अरे बाबा आपने तो बारिश रुकवा दी, ये कहना मुझे तो लगता है सर बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में जा रहे हैं या कोई और पार्टी का नेता बाबा के सत्संग में जा रहा है, वो सब बेमानी हो जाता है। यहाँ मुख्य बात ये है कि ये बाबा जिसके सत्संग में अखिलेश यादव गए, आप खुद ही अगर तस्वीर दिखा रहे हैं, कम से कम उस बाबा का नाम एफआईआर में तो दर्ज करवा लीजिए ना। ये बुनियादी बात है, क्योंकि कम से कम थोड़ा सा मरहम तो लग जाए ना, यही तो उन पीड़ितों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम तो लग जाए, जो इस इंतजार में थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अभी वो खुदा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब बाबा एक तरीके से फरार हो गया, उसके पीछे वहां पर ऐसी भगदड़ और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए, वहां पर लोगों का दम घुट गया। एक एक सांस के लिए कैसे तड़पे होंगे लोग। महिलाएं हैं 121 लोगों में से 114 महिलाएं जो वहां पर दम घुटने से मरी, गिरने से मरी, दबने से मरी, छोटे छोटे बच्चे। और फिर आप बदइंतजामी की हद देखिए कि व्यवस्था के नाम पर जीरो, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पर नील बटा सन्नाटा। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लकीर के फकीर भी नहीं बन पा रहे हैं। वो बाबा कहां है अब किसी को नहीं पता, वो बाबा कहां है। हम स्टेप बाय स्टेप एफआईआर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो मुख्य सेवादार उसी बाबा का था, उसका नाम हमने एफआईआर में दर्ज कर लिया, लेकिन बाबा कहां है? हम तस्वीर दिखाएंगे बस शिवम त्यागी की। ये देखिए अखिलेश यादव के साथ इस बाबा की तस्वीर। शिवम आइए, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि तमाम बाबाओं के यहां तो सभी लोग जाते हैं, क्यों ना जाएं। 365 डिबेट्स में 365 प्रवक्ता राम रहीम और तमाम लोगों के साथ जो है प्रधानमंत्री की फोटो वीडियो दिखाते थे। वो तो तब सोचना चाहिए था आज आपको, जब आज ये आपके पास आ गई तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो दिखाएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के वो जो विधायक मेवाराम से जो बलात्कार में गए थे, चुप रहिए, अपने बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बकवास आप करते हैं। आपका भाषण ही बकवास है, रुक जाइए। मैं बीच में नहीं बोला ना आपके, मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए जरा प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। शिवम को मेरे साथ ले आइए प्लीज, शिखंडी मत बनिए, रुकिए जरा। शिवम त्यागी को मेरे साथ लेकर आइए। अब इन्होंने कहा, सुरेंद्र जी प्लीज, थैंक यू। अब इन्होंने एक चीज और कही कि वो एक घटना की जब बात करते हैं तो दूसरी घटना पर लेकर जो हंगामा करना है तो शिखंडी होना है। कल मेरे देश के प्रधानमंत्री एक घटना को लेकर संसद में बोल रहे थे और बाकी सारे दूसरी तरफ जो है चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि वो शिखंडी होना होता है क्या? मैं सिर्फ भाषण उठा रहा था, लगातार मणिपुर की बात आप उठाते रहे। जब मणिपुर पर बात हुई तो आप भाग गए, तो शिखंडी थे क्या आप? नहीं थे आप। सवाल जवाब सिर्फ सवाल उठाने के लिए ही। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं बाबा के पास लोग जाएंगे। जिस दिन अखिलेश जी गए उस दिन घटना हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन घटना होने का इंतजार करेंगे क्या? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें दिक्कत थी, बेशक थी, वहां पर परेशानी हुई, बेशक थी। परमिशन 80,000 लोगों की थी और पहुंचे 2.5 लाख, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे आपके संबंध है, उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कहिए ना। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं कोई यहां पर वॉटअबाउटरी नहीं कर रहा हूं और मैं कांग्रेस को भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम एक एक को लेकर आकर सामने आएंगे। लेकिन सुनिए, अब अखिलेश यादव का नाम आ रहा है तो जवाब देने दीजिए। आप मत 10 साल और ये शिखंडी का रोल मत कीजिए, शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए। यहां पर शेल्टर मत बनाइए समाजवादी के लिए। समाजवादी के लिए शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए। आप शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए, रूप बदल कर मत आइए। समाजवादी से सवाल है, रूप बदल कर मत आइए। अखिलेश यादव को शेल्टर मत कीजिए कांग्रेस। अगर आपकी बात माने, चूंकि वो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहे, खंडी मत बनिए। मैंने कहा ना, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक पीछे चुप। बात सवाल जवाब उनसे। और ये सारी बातें अब नहीं चलने वाली, चल रही है भाई। मैं आपको फिर से कहता हूं, फिर से कहता हूं, आपके शासन में ये घटना होगा। आप सुनिए, क्यों ना पूछूं आपसे तमिलनाडु पर मैं सवाल कहां है? मैंने कहा ना, सुरेंद्र, और जो आज नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहा हो, तमिलनाडु के लिए कह रहे हो शिखंडी। माफी चाहती हूं, मैं माफी चाहती हूं। हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश कर रही हूं, इल्तिजा है मेरी, प्लीज, निवेदन, रिक्वेस्ट, प्लीज चुप हो जाइए। बहुत शर्मिंदा है हम, क्योंकि लाशें इतनी हैं कि गिन गिन कर थक गए हम, तड़प तड़प कर मर जाने का गम है। वाकई में बहुत शर्मिंदा है हम, और इस स्तर की राजनीति पर भी बहुत शर्मिंदा है हम, जहां पर हम नेताओं से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरीके के संवेदनशील मुद्दे पर भी कोई सकारात्मक बात हो जाए और कम से कम कोई राह ऐसी निकल आए जिससे आम आदमी का जीवन थोड़ा सा और सुरक्षित कम से कम देश में हो पाए। मंगल की आस में गए थे, लेकिन हुआ क्या? अमंगल।